डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा पार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स समुच्चय और प्रश्नावली 1.1 और इससे रिलेटिव जो सिद्धांत थे, जो इसके रूल थे, नियम थे, मैं उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं गारंटी के साथ 100% दावा के साथ कहता हूं, आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके समझ में 100% आएगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर कभी मत देखिएगा, मेरे चैनल पे कभी मत, आप किसी भी वीडियो को मत देखिएगा। लेकिन हमें उम्मीद है और विश्वास है, आप ही लोगों से मुझे ये उम्मीद और विश्वास मिला है, और हमें आशा है कि आप समझ में आएगा, 100% आएगा। बस आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दिया हूँ पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला का जो इंट्रोडक्शन है दिया है, कैसे क्वेश्चन को लगाना है, जो निर्देश दिया है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आपको औचित्य बताना है कि समुच्चय है कि नहीं है। अगर समुच्चय है तो क्यों है, उसका कारण आपको लिखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला दिया है, पहला ये दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप जानते हैं, जो हमारा साल प्रारंभ होता है जनवरी, ठीक है ना, कहां से शुरू होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप इन सारे महीनों में आप देखेंगे तो जे से प्रारंभ होने वाला महीना क्या है, पहला महीना तो आपका जनवरी ही है, जनवरी है जो प्रारंभ होता है जे से। फिर फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून शुरू होता है जे से, तो आपका जून हो गया। फिर जुलाई शुरू होता है जे से, तो जुलाई हो गया, ठीक है ना, जुलाई हो गया। फिर जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये पूरे 12 महीने हो गए। 12 महीने में ये 3 महीने ऐसे हैं, जनवरी, जून और जुलाई, जो जे से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। वो 3 महीने कौन होंगे, जनवरी होंगे, जून होंगे, जुलाई होंगे। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये हमारा समुच्चय है, समुच्चय है, इसका संग्रह कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है ना, समुच्चय है, ठीक है ना, समुच्चय है। क्यों को हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि जे से शुरू होने वाला महीना है, तो जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है ना, को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना, चूंकि ये जे से शुरू होता है, ये वर्ष के महीने हैं, जे से शुरू होते हैं, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये समुच्चय है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। कर आप भारत के ऐसे 10 लेखकों का नाम बताइए जो ज्यादा प्रभावशाली हो, उनके संग्रह, मतलब उनका नाम आपको लिखना है। तो देखिए, किसी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अच्छे लगते होंगे, किसी को उनका पोयम अच्छा लगता है, तो किसी को सुभद्रा कुमारी चौहान का अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो किसी को तुलसीदास है, तो मतलब कोई मुंशी प्रेमचंद है, तो कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मतलब भारत के जो तमाम लेखक हैं, तमाम उपन्यासकार हैं, ठीक है ना, ढेर सारी कहानियां, ढेर सारे लेखकों, किसी को हरिवंश राय बच्चन का अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम ये परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि सबसे अच्छे 10 कवि कौन है, तो ये अपरिभाषित है। इसको यह कह पाना कि यही 10 लेखक बहुत अच्छे हैं, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि मुझे, मान लीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उनकी लिखी हुई जो चीजें हैं मुझे बहुत अच्छा लगती हैं। लेकिन वही किसी को कौन अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे लग रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो किसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी का अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब, अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग, मतलब उनके नजर में अलग अलग लेखक प्रभावशाली होते हैं। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर पाना क्या है, असंभव है। तो इसलिए ये अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है,
अतः, अतः क्या है, अतः समुच्चय नहीं है। देखिए समुच्चय कौन होता है, समुच्चय वही होता है जिसको हम परिभाषित कर सकें, लेकिन जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं वो समुच्चय नहीं होता है। तो इसे हम परिभाषित मतलब व्यक्त करना, बताना, लिख पाना, समझा पाए, सब नामुमकिन है, तो इस तरह से अपरिभाषित हो गया, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। देखिए तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए विश्व के 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ, किसी को ये कह पाना कि यही विश्व के सर्व, देखिए ये जानते हैं क्रिकेट जो होता है अनिश्चितताओं का खेल होता है। कभी कोई बैट्समैन आता है तो वो शतक लगा के जाता है, कभी दूसरे इनिंग में यानी मतलब दूसरे पारी में खेलता है या दूसरे जगह खेलता है, क्या पता चलता है 0 पर आउट हो गया, तो किसी मैच में 10 रन ही बनाकर आउट हो जाता है। तो किसी मैच में आप देखते हैं जो हमेशा 0 पे आउट हुआ वो दोहरा शतक लगा के गया या ढेर सारा रन बना के गया। तो किसी को ब्रायन लारा अच्छे लग रहे हैं, तो किसी को रिकी पॉन्टिंग, तो किसी को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, तो किसी को सौरभ गांगुली, तो किसी को राहुल द्रविड़, किसी को गौतम गंभीर, किसी को वीरेंद्र सहवाग, किसी को एम एस धोनी। कहने का मतलब बहुत सारे बल्लेबाज हैं, अपने अलग अलग हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि आप देखे होंगे कि जितने भी बल्लेबाज हैं कभी कभी शून्य पे आउट हो जाते हैं, पवेलियन वापस चले जाते हैं, कभी कभी ढेर सारा रन बनाते हैं। तो इस तरह से अब विश्व में ऐसे बहुत से हैं। तो ये निर्धारित कर पाना कि यही विश्व के 11 बल्लेबाज हैं जो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्या है, अपरिभाषित है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये समुच्चय नहीं है। तो यानी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं ये क्या है, अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, अपरिभाषित है, ठीक है ना, क्या है, अपरिभाषित है। अतः, अतः अपरिभाषित है, अतः समुच्चय नहीं है। समुच्चय, समुच्चय वही होगा जिसे हम परिभाषित कर सकें, ठीक है ना, लिख सकें, बता सकें, व्यक्त कर सकें, वही समुच्चय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। लो भाई, मान लो आप क्लास 7 में पढ़ते हो, तो क्लास 7 में अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है ना मेरे क्लास में कितने लड़के पढ़ रहे हैं। देखिए लड़कों का पूछ रहा है, तो आप बालकों का, बालकों का, तो आपके क्लास में कितने बालक हैं इसको तो आप गिन ही सकते हो। मान लो आपके आपके क्लास में मान लेते हैं 30 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 10 बालिकाएं हैं, तो आसानी से बता देंगे हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बालक हैं या 20 लड़के हैं। तो इस तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके क्लास में 72 स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट है तो मान लेते हैं उसमें उसमें से मान लेते हैं कि 30 बालिका है, तो 40 क्या हो जाएंगे, आपके बालक हो जाएंगे, यानी इनको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारा समुच्चय है। तो हम लिख सकते हैं यह क्या है, परिभाषित है, क्या है, यह परिभाषित है, परिभाषित है। क्यों परिभाषित है, क्योंकि इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, यह परिभाषित है, अतः समुच्चय है, क्या है, समुच्चय, समुच्चय है, ठीक है। 5 पे आते हैं। 5 क्या कर रहा है, कर रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम। अब आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या में होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होती है, इन्हीं को धन संख्याएं भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और जब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 से शुरू होती है, तो कह रहा है 100 से कम। तो हम लिख सकते हैं ना इसको ऐसे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे लिखते हुए हम कहां तक 99 तक लिख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी 1 से शुरू होंगी 99 तक खत्म हो जाएंगी। ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से शुरू हुई और 99 तक लिख दिए, 100 से कम प्राकृतिक संख्या होंगी। तो ये परिभाषित है, तो अतः ये हमारा क्या है, समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है। बात समझ में आ गई ना, जिसको परिभाषित किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक जो प्रेमचंद हैं इन्होंने अपने कितने उपन्यास लिखे इसको आप बता सकते हैं। मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप मतलब बुक में देख करके कि कुल कितने इनके उपन्यास हैं, जैसे कुछ हमें पता है आपको बता दे रहे हैं, जैसे आपका गोदान है, गबन है, ये मुंशी प्रेमचंद के मतलब फेमस उपन्यास हैं। तो इन्होंने कुल कितना उपन्यास लिखा इसको आप बता सकते हैं
ठीक है ना, इसको आप बता सकते हैं कि वो कितने उपन्यास लिखे हैं। तो इस कहने का मतलब इसको इस बात से हम सहमत हैं कि आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, या ऐसा भी हो सकता है आपको याद हो, ठीक है ना। तो इनके लेखक, इनके उपन्यास को हम बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको परिभाषित ना किया जा सके किन्हीं भी परिस्थितियों में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वही अपरिभाषित होता है। लेकिन जिसको हम किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी तरह से बता ले जाए, परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो हमारा समुच्चय होता है। तो ये हमारा, क्योंकि लेखक मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है ये सब हम बता सकते हैं, तो इसलिए हमारा परिभाषित है, इसलिए ये हमारा समुच्चय है। तो ये क्या है, परिभाषित है, ठीक है ना। क्या है, परिभाषित है। परिभाषित है इनके दो, जैसे गोदान हो गया, गबन हो गया, ये हमें याद है, ये इनका बहुत फेमस या प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमचंद का, परिभाषित है, ठीक है ना। क्या है, परिभाषित है, अतः समुच्चय है, अतः समुच्चय, समुच्चय है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो देखो पूर्णांक की बात आ रही है, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमारे, पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक। तो पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है ना। तो अब पूर्णांक दिया है तो इसमें प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, और सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से भाग देने पर कट जाए। तो इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं ना इस तरह से, जैसे मान लीजिए डॉट डॉट लिख देते हैं, -8 -6 -4 -2, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आ गया 0, फिर आ गया 2, फिर आ गया 4, फिर आ गया 6, फिर आ गया 8, फिर आ गया 10, फिर आ गया 12, इस तरह से डॉट डॉट। तो इस तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय, समुच्चय है। क्यों, क्योंकि इसको परिभाषित किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या कर रहा है, 8 कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब आप प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं, इसमें कुल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन में पार्ट करके दिया, जैसे पहले में आपके 9 क्वेश्चन है। कहने का मतलब बुक से आप क्वेश्चन को गिन सकते हैं और गिन करके उनको संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 में कितने क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बता देंगे, बुक से देखकर लिख देंगे, बता देंगे। तो इस तरह से ये परिभाषित है। तो जब परिभाषित है मतलब व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो जब परिभाषित है, परिभाषित है, अतः समुच्चय है, अतः समुच्चय, समुच्चय है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो अभी देखिए आप, भाई साइंस इस कारण है, क्लास 10 में पढ़े होंगे, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो 12 में तो आपका मैथ है नहीं, लेकिन फिर भी आप क्लास 10 में पढ़ा, आप ये जानते हैं कि विश्व में ऐसे भी बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका अभी जल्दी खोज हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे जीव अभी हो सकते हैं जो खतरनाक हों और वो अभी ज्ञात नहीं है। तो कहने का मतलब है हम ये नहीं बता सकते हैं कन्फर्म कि यही ऐसे, ठीक है ना, खतरनाक जानवर हैं और इनसे खतरनाक जानवर अब नहीं है या नहीं आएंगे, ये बता पाना क्या है, नामुमकिन है, असंभव है, यानी इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात अपरिभाषित है तो समुच्चय नहीं है। तो ये कथन क्या है हमारा, अपरिभाषित है। तो जब अपरिभाषित है, अतः, अतः समुच्चय नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है ना, समुच्चय नहीं है। समझ गए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये काम यहीं पर चल जाएगा, इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है मान लीजिए a इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट है जिसे मजोला कोष्टक कहते हैं, इसमें क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन भी इसे कहते हैं या बिलोंग टू भी कहते हैं, मतलब अवयव है या से संबंधित है, इसका अर्थ यही होता है, या नॉट बिलोंग टू या नॉट एप्सिलॉन, धारणा है। तो देखो ये क्या है, ये जो हमारा है ये समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय है। और जो ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ये क्या है, ए के अवयव है, ए के क्या है, अवयव है, ये एक समुच्चय है, ठीक है ना। और ये समुच्चय क्या है, ये इन सारी संख्याओं का संग्रह है, जिसे हम अवयव बोलेंगे किसका, ए का, और ए को समुच्चय बोलेंगे इन सारी संख्याओं का। अब यहाँ दिया है 5, फिर यहाँ देखिए दिया डॉट डॉट, ठीक है ना। तो हमें भरना है
इसको बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू से संबंधित है या नहीं है, का अवयव है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ए में 5 है ना, तो जब है तो ये हो जाएगा 5 बिलोंग टू ए, यानी 5 ए का अवयव है। फिर इस पे आते हैं 8 डॉट डॉट ए, तो आप देख सकते हैं इसमें 8 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 नहीं है, तो 8 नहीं है तो हो जाएगा 8 नॉट बिलोंग टू ए, यानी 8 ए का अवयव या सदस्य नहीं है। अब देखिए ये 0 दिया है, 0 डॉट डॉट ए, तो आप देख सकते हैं ए में 0 कहीं है, नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है लेकिन 0 नहीं है, तो जाएगा नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 0 ए का अवयव नहीं है। अब 4 डॉट डॉट ए, तो देखिए ए में 4 है ना, तो 4 है तो ए का अवयव 4 हुआ, तो ये हो गया 4 बिलोंग टू ए, यानी 4 ए का अवयव है। फिर इसमें आ गया 2 डॉट डॉट ए, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 है, ए में 2 है कि नहीं है, यहाँ देखिए 2 दिया है, तो 2 दिया है तो 2 ए का अवयव है, तो हो गया 2 बिलोंग टू ए, ठीक है ना। इसके बाद में आ गया 6 क्वेश्चन में दिया 10 बिलोंग 10 डॉट डॉट ए, तो आप देख सकते हैं ए में 10 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 10 नहीं है, तो जाएगा 10 नॉट बिलोंग टू ए। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जो निर्देश है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो a इक्वल टू क्या दिया है, इसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए दिया है यक्स कोलन यक्स, या इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं यक्स सच दैट यक्स। यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और यक्स का मान -3 से बड़ा है, दिया है देखिए -3, यक्स जो है -3 से ग्रेटर देन है, बट यक्स से ग्रेटर देन 7 है, कहने का मतलब यक्स का मान -3 से बड़ा है। देखिए क्या दिया है, दिया है -3 इज ग्रेट, ठीक है ना, लेस देन यक्स, -3 यक्स से क्या है, लेस है, ठीक है ना, और यक्स लेस देन है 7 से, यानी यक्स का मान -3 से तो बड़ा है लेकिन यक्स से छोटा है, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं, तो -3 से बड़ा तो -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, ये सब क्या है, ये सब संख्याएं क्या है, -3 से बड़ी है, 1 फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है ना। 7 से कम है तो हमने -2 से शुरू किया और 6 तक लिख दिया, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर में देखिए क्या दिया है, सेकंड नंबर में दिया है b इक्वल टू दिया है यक्स कोलन यक्स, यक्स ऐसा है कि संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, ये जो है संख्या क्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, यक्स का मान ऐसा होगा कि प्राकृतिक संख्या तो होगी लेकिन 6 से कम होगी। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, आप जानते हैं नेचुरल नंबर को मतलब प्राकृतिक संख्या या धन संख्याएं कहते हैं, इन्हीं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 1 से, और 6 से कम है तो 5 तक लिख दीजिए, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड नंबर देखिए क्या कर रहा है, थर्ड नंबर में दिया है c इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, यक्स कोलन यक्स, यक्स ऐसा है कि यक्स का मान 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। कह रहा 2 अंकों की संख्याएं तो हैं लेकिन उन अंकों को जब जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा हो गया 17, 2 अंकों की संख्या है, एक में 7 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके बाद में हमारा आ गया एक के साथ और किसी अंकों को हम जोड़ेंगे, तो जैसे 11 ले लिए तो एक में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 12 ले लिए तो एक में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 13 ले लिए एक में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, मान लो 18 ले लिए तो एक में 8 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, मान लीजिए 19 ले लिए तो एक में 9 जोड़ देंगे 10, कम हो तो ज्यादा हो जाएगा, हमको जोड़ने पर क्या लाना है, 8 लाना है, तो 1 17 हो गया। फिर इसके बाद में हम लिख सकते हैं 26, क्योंकि 2 को 6 में जोड़ेंगे 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा, और 2 अंक की संख्या भी हो गई। इसके बाद में क्या आ गया 35, 3 में 5 को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा 44,
चूंकि 4 को 4 में जोड़ेंगे 44 है, और ये 44 है, 4 को 4 में ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है 53, 5 को 3 में ऐड कर देंगे, 5 को 3 में जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है 62, 6 को 2 में जोड़ देंगे 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके बाद में क्या है 71, क्या है 71, 7 को 1 में जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। रोस्टर विधि में आप जानते हैं अंकों को हम या लेटरों को या संख्याओं को कामा लगा के मझौले कोष्ठक के अंदर या कर्ली ब्रैकेट में अलग अलग लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कह रहा है d इक्वल टू यक्स कोलन यक्स। कह रहा है यक्स ऐसा है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। कहने का मतलब है ऐसी संख्याओं को लिखना है जिससे 60 कट जाए भाग देने पर। तो इसका आप जब गुणनखंड निकालेंगे 60 का, ठीक है ना, 60 का गुणनखंड जब आप निकालेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं 60 को जब आप काटेंगे तो हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 2 से काट, फिर अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, कि कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो ये का भाज्य संख्या 2 हो गई, और एक 3 हो गया, और एक 5 हो गया। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरे संख्या से ना कटे। तो जो हमारा 2 है वो सिर्फ 2 से ही कटेगा, और 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा, और 5 सिर्फ 5 से कटेगा। और कोई दूसरी संख्या जैसे मान लो कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो अब इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया 2, 3, 5, ठीक है। फिर 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है E इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए अब इसमें बहुत इजी है, कठिन नहीं है। इसमें हम करते क्या, जो हमारा शब्द ट्रिग्नोमेट्री दिया है, ठीक है ना, इसमें एक लेटर को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। वो लेटर भले ही चाहे जितनी बार आया हो, एक लेटर को सिर्फ एक बार कामा लगा के हम लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है टी है तो टी को लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्या है आर है तो आर को लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए। फिर आई है, आई को लिख दीजिए, फिर कामा लगा दीजिए। फिर जी है, फिर जी को लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए। फिर क्या है ओ है, ओ को लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए। फिर क्या है यन है तो यन को लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए, ठीक है। एक लेटर को एक बार। अब फिर आ गया ओ, यन के बाद ओ, तो ओ को एक बार आप लिख चुके हैं, देखिए अब नहीं लिखेंगे। फिर क्या आ गया यम, तो यम को हम यहाँ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो यम को लिख देते हैं, फिर कामा लगा देते हैं। फिर क्या आ गया ई, ई को कहीं पर लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, फिर ई को लिख देते हैं, फिर कामा लगा देते हैं। फिर क्या है टी, तो टी को एक बार हम लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर क्या आ गया आर, आर को भी एक बार लिख चुके हैं इसलिए अब नहीं लिखेंगे। फिर क्या आ गया वाई, वाई इसमें कहीं नहीं है, अब वाई को हम लिख देंगे, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है।